प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा धीमे है बच्चों, थोड़ा सा ऑनलाइन काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा 11th का लेक्चर हम अभी कुछ देर बाद दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्द हम रूटीन दे रहे हैं आपको, और उसी रूटीन में हम बोले थे सालों भर काम करेंगे। इसलिए एकदम आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरा जान जी हाजिर है, हमेशा मैं तैयार हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका फिजिक्स मजबूत करूंगा, बस आपका साथ चाहिए। तो मैं आदित्य कुमार और आपका सुंदर सा चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस लेकर आ गया लेक्चर नंबर 7 यूनिट्स और मेजरमेंट का। तो लेक्चर नंबर 6 में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो उसी का नेक्स्ट है कि यूनिट को हम कैसे बदलेंगे, टू कन्वर्ट physical quantity from one units to another unit, from one system of units to another units। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी ये डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा इसका, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, है ना। कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, है ना, या टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इस चीज को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है और ये कितने भागों में बटा। तो देखो ध्यान से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 भागों में बटा। पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम और तीसरा है एमकेएस सिस्टम और सबसे लास्ट है एसआई यूनिट्स, या इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। SI मतलब इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दैट मीन्स MKS सिस्टम का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये दोनों में खास अंतर नहीं है। MKS सिस्टम का जो लार्ज वैल्यू होगा, लार्ज लूप होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे SI यूनिट्स, है ना। लूप मतलब एक क्लोज कर्व का हम बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया को हम एक क्लोज कर्व ले लिए और उसमें जितना भी यूनिट्स यूज होगा उसको बोलेंगे SI यूनिट्स। क्लियर। सीजीएस सिस्टम मतलब C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड, यानी इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को ग्राम में मापेंगे और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। और यहां फोर्स को डाइन में, फोर्स को न्यूटन में नहीं डाइन में मेजर करेंगे। अब सिंपल सोचो ना, यूनिट्स क्यों पढ़ना पड़ा। हम बोल दें किसी बॉडी पे 10 फोर्स लगा, मान लो किसी बॉडी पर फोर्स लगा 10। अब सोचे 10 क्या है, अब 10 फोर्स है, अच्छा तो नहीं लग रहा बोलने में, लेकिन अगर हम 10 न्यूटन लिख दें तो पता चल जाता है कि 10 मैग्नीट्यूड है और न्यूटन से पता चल गया कि फोर्स लगा। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफिक करने के लिए, उसे विशिष्ट बनाने के लिए यूनिट का जरूरत पड़ा। जैसे आपका नाम है, तो आपका नाम आपकी विशिष्टता को, आपके स्पेशलिटी को शो करता है कि आप विशिष्ट हो, है ना। अब जैसे मान लो आपको बोलेंगे अरे इधर आ, अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन नाम लेके बुलाते तो आपको अच्छा लगता है, बोलते है फलाना इधर आ, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट का जरूरत पड़ा।
कि भैया लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मास को किस में मेजर करेंगे, टाइम को किस में मेजर करेंगे, एनर्जी को किस में मेजर करेंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं यूनिट क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताने के लिए यूनिट का जरूरत पड़ा, और ये उसका टाइप्स है ना। तो इस सिस्टम में हम फोर्स को डायन में मापेंगे, एनर्जी या वर्क को अर्ग में मापेंगे, जूल में नहीं। सीजीएस में एनर्जी और वर्क को अर्ग में मापेंगे। अब देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। अब सोचो ना कि कितना मजेदार चीज है। मान लो दुकान में आप गए, बोले 10 दीजिए, दुकान वाला समझेगा 10 क्या है, नहीं। लेकिन बोलोगे 10 केजी आटा दीजिए, समझ जाएगा ओ 10 केजी आटा, है ना। केजी से क्लियर हो गया कि कोई मास चीज मांग रहा है, कोई दरमियान चीज बोल रहा है। मास को हिंदी में दरमियान बोलते हैं, क्लियर हो गया कि 10 केजी 10 लीटर, तो क्लियर हो गया वो कोई लिक्विड चीज बोल रहा है ना। कोई पेट्रोल बोल रहा है या कोई तेल बोल रहा है। तो उस यूनिट से नंबर के साथ जो वो यूनिट लगाते हो तो उसके स्पेसिफिक चीज को वो शो करता है ना। 100 न्यूटन, तो 100 नंबर हो गया, न्यूटन बता रहा है कि वो फोर्स है। कोई ट्रेन चल रहा है 100 से, पता चल रहा है 100 क्या है, कुछ नहीं। लेकिन बोलेंगे ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो क्लियर हो गया कि 100 मैग्नीट्यूड है, 100 नंबर है, किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड या वेलोसिटी है। क्लियर, सिंपल शब्दों में। एफपीएस सिस्टम क्या है, तो इसमें फुट, एफ फॉर फुट, जैसे सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड, यानी फुट यहां पे लेंथ को फुट में मापेंगे, पाउंड मास को यहां पाउंड में मापेंगे, टाइम को यहां पे सेकेंड में मापेंगे, क्लियर। और इस सिस्टम में फोर्स का यूनिट हो जाएगा पाउंडल, यानी फोर्स को यहां पाउंडल में मापेंगे, है ना, इस सिस्टम में, एफपीएस में, क्लियर। उसी प्रकार एमकेएस सिस्टम में एम फॉर मीटर, लेंथ को मीटर में मापेंगे, के फॉर किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मापेंगे, टाइम को सेकेंड में मापेंगे, क्लियर। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, और यहां फोर्स को न्यूटन में मापेंगे। फोर्स को किस में मापेंगे, न्यूटन में मापेंगे। और जूल वर्क और एनर्जी का एमके सिस्टम में यूनिट हो गया जूल, वर्क और एनर्जी को यहां पे जूल में मापेंगे। और एमके सिस्टम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, कौन फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी को ऐसा यूनिट बोलते हैं, है ना, उसी को ऐसा यूनिट बोलेंगे। जैसे प्रेशर का, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ये यूनिट एसआई यूनिट्स कहलाएगा, क्लियर। चलिए, मतलब इसी का जो लार्ज वैल्यू होगा, लार्ज फॉर्म होगा, उसी को एसआई यूनिट्स बोलेंगे, है ना। जैसे प्रेशर में फोर्स और एरिया है, फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन और मीटर किससे मैच कर रहा है, सीजीएस सिस्टम में नहीं, एफपीएस सिस्टम में नहीं, एमकेएस में यस, इसलिए इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी जितना भी टर्म आ गया दुनिया में, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक ऐसा यूनिट होगा। अब वो ऐसा यूनिट किसके हेल्प से निकलेगा, एमकेएस सिस्टम के हेल्प से निकलेगा, ना कि सीजीएस और एफपीएस सिस्टम के हेल्प से निकलेगा, क्लियर। चाहे प्रेशर ले लीजिए, डेंसिटी ले लीजिए, वॉल्यूम ले लीजिए, या दुनिया का जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं या जानने वाले हैं, सब इस फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर। जल्दी से नोट करो, ओके। काफी गर्मी है, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए, नोट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स पे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग।
आज का टॉपिक बिल्कुल हलवा टॉपिक है, बहुत आसान है ना। चलो ध्यान से देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे मान लो हम लोग लेते हैं इसमें पहला स्टार, फोर्स का यूनिट निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को मापते हैं किलोग्राम में और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नहीं मालूम एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का नहीं मालूम है तो तोड़ दो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। मान लो फोर्स का मुझे एसआई यूनिट चाहिए, क्लियर। तो फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को किलोग्राम में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब नहीं मालूम है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में, पूरे विश्व में अगर हम लोग वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मापेंगे तो पूरा दुनिया वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में माप सकता है, क्लियर। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड अब नहीं मालूम है तो वेलोसिटी का फार्मूला तोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। आप ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में क्योंकि वो लेंथ ही है, टाइम को सेकेंड में हो गया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मालूम है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो तोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं एक न्यूटन, क्लियर। इसी को बोलते हैं एक न्यूटन, यानी एक न्यूटन में 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप दोनों बोल सकते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या उसी को न्यूटन बोलते हैं, क्लियर। अब सोचो 1 न्यूटन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि कोई 1 केजी का बॉडी है। अब देखो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, यहाँ 1 लगा हुआ है तो न्यूटन जिसके बराबर है वो भी 1 ही होगा। अब 1 केजी का बॉडी होना चाहिए, 2 केजी का नहीं। अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, 1 केजी का बॉडी है, अगर ये 1 केजी का बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव होगा तो इसका मतलब है कि इस बॉडी पे जरूर 1 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। यानी किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स का मतलब उस बॉडी में मास होना चाहिए 1 केजी और बॉडी एक्सेलरेट होना चाहिए, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। नोट कीजिए। अब इसी में क्वेश्चन दे देगा, है ना, कि बताइए 1 न्यूटन में कितना डाइन, या 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्लियर। तो मान लो इसी में हम क्वेश्चन लेते हैं कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसलिए ना टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। तो क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब देखो टाइम दोनों तरफ बराबर है, इधर भी सेकेंड इधर भी सेकेंड, अब पावर भी सेम है, इसलिए टाइम को चेंज नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो केजी ग्राम में बदल गया, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राम ये सेंटीमीटर, अब यहाँ पे ग्राम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखो या यहाँ लिख दो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। यानी ये टर्म न्यूटन हो गया, 10 के पावर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, तो ये टर्म क्या कहलाएगा, डाइन। अब जो बोलिए 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलेंगे, डाइन, है ना। जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, न्यूटन। जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, न्यूटन। उसी प्रकार ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, डाइन, क्लियर। चलिए नोट कीजिए, ओके, नोट कर लिए। आप देखो यहां से एक चीज आ रहा है, इससे हम एक चीज सीखे। वो चीज क्या है, बहुत जबरदस्त चीज है, यानी नोट जो है वो टीटीआई है,
आप इसके नीचे एक नोट लिखिएगा और वहां पे लिखिएगा टीटीआई। टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट, है ना। कि अब ध्यान से देखो ना, 1 न्यूटन, तो 1 क्या है? नंबर, न्यूटन उसका यूनिट है। यानी किसी भी सिस्टम में n इंटू यू कॉन्स्टेंट होगा। n इंटू यू कॉन्स्टेंट का मतलब यूनिट के साथ हमेशा नंबर होता है। आप LHS RHS दोनों में देखिए, न्यूटन के साथ नंबर है 1 और डायन के साथ नंबर है 10⁵। यानी अब ध्यान से देखो, नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट है, नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब 1 न्यूटन बराबर ये बदलेगा नहीं। क्लियर? यानी हम बोल सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल u होगा। अब u को नीचे ले आइए तो ये बट्टे में आ गया ना, तो n और u में क्या रिलेशन हो जाएगा? आप u को यहां लाइएगा तो बट्टे में, तो जब कोई भी चीज बट्टे में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, तो इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। मतलब अगर यूनिट बहुत बड़ा है तो नंबर बहुत छोटा होगा। कहीं भी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बड़ा है तो उसका नंबर छोटा होगा। जैसे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब बताओ, न्यूटन बड़ा है कि डाइन बड़ा है? न्यूटन बड़ा है, क्योंकि न्यूटन के बगल वाला नंबर छोटा है और डाइन के बगल वाला नंबर बड़ा है। तो जिस यूनिट के बगल में नंबर छोटा होगा वो यूनिट उतना ही बड़ा होगा। यहां से देख लो, यूनिट बड़ा करना है तो नंबर छोटा रखना पड़ेगा, और नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा हो जाएगा। यूनिवर्सली है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। नंबर जितना बड़ा होगा उसका यूनिट उतना ही छोटा होगा। जैसे एग्जांपल में और हम लेते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो बताओ, मीटर के बगल वाला नंबर छोटा है कि सेंटीमीटर के बगल वाला नंबर छोटा है? मीटर के बगल वाला नंबर छोटा है, तो नंबर छोटा है मतलब उसके बगल वाला यूनिट बड़ा होगा। यहां नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। अब बताओ, केजी के बगल वाला नंबर छोटा है मतलब केजी बड़ा यूनिट हो गया। ग्राम के बगल वाला नंबर बड़ा है तो ग्राम छोटा यूनिट हो गया। क्लियर? यानी नंबर जितना बड़ा होगा किसी यूनिट के बगल वाला, वो यूनिट उतना ही छोटा होगा। नंबर छोटा होगा तो यूनिट बड़ा होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, अब हम लोग और क्या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? 2 टर्म के लिए क्या हो जाएगा? n1 u1 बराबर n2 u2। अब यहीं से देख लीजिए, ये क्या कहलाएगा? n1, ये क्या कहलाएगा? u1, ये क्या कहलाएगा? n2, ये क्या कहलाएगा? u2। पहला नंबर उसका यूनिट बराबर दूसरा नंबर और उसका यूनिट। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। n1 u1, n2 u2, है ना। पहला नंबर उसका यूनिट बराबर दूसरा नंबर उसका यूनिट। पहला नंबर उसका यूनिट बराबर दूसरा नंबर उसका यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्लियर? चलो नोट लिखो जल्दी से। ओके, कर लिए नोट? आइए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, इसका यूनिट निकालना है। तो फोर्स को किस में मापें? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसी को हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक काम और करो, हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन, यानी वर्क का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये भी बोल सकते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। यानी वर्क का या एनर्जी का, वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब बिना एनर्जी का वर्क होगा नहीं। वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब बिना एनर्जी का वर्क होगा नहीं। तो जो वर्क का यूनिट और डायमेंशन होगा वही एनर्जी का होगा। ये डायमेंशन वाले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। तो वर्क का क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, या उसी को हम लोग बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
अरे फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, न्यूटन मीटर, या फोर्स को न्यूटन ना लिख के केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए तो बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, और न्यूटन की जगह हम रख देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हम वर्क का ऐसा यूनिट जूल भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं, तीनों सही है। क्लियर? अब इसी में क्वेश्चन दे देगा कि बताइए 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, और सेकंड तो दोनों तरफ सेम है, तो जल्दी से बदलो। 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। क्लियर? मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, पावर 3 रहेगा तो पावर 3 रखेगा। अब मीटर सेंटीमीटर में बदल दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और सेकंड में तो कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि इधर भी सेकंड स्क्वायर है, इधर भी सेकंड स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा 3 और 2 जीरो का स्क्वायर 4, यानी 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा, है ना। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में 10 टू दी पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 टू दी पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको क्या बोलते हैं? जूल। तो इसको बोलेंगे अर्ग। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? जूल। ये टर्म क्या कहलाएगा? अर्ग। यानी हम बोल सकते हैं फाइनली कि 1 जूल बराबर 10 टू दी पावर 7 अर्ग। क्लियर? 1 जूल बराबर 10 टू दी पावर 7 अर्ग। इसको जूल बोलेंगे, इसको भी तो कुछ बोलेंगे, इसको बोलते हैं अर्ग। तो बताओ जूल क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। अर्ग क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट। अर्ग क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट, वर्क या एनर्जी का। चलो जल्दी से नोट करो, हो गया? चलो और एग्जांपल लेते हैं। पढ़ाए थे ना डायमेंशन में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो इसके बारे में जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से लिखते हैं। F बराबर 6 पाई ईटा आर भी। जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग जानेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो यूनिट डायमेंशन सीखना है। तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट मींस ईटा का एसआई यूनिट। तो ईटा क्या हो जाएगा? F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, है ना। ये निकालना है, 6 पाई आर भी को नीचे ले आओ। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन, ये तेल बेचने चला जाएगा। तो ईटा बराबर हो गया F बाई आर भी। फोर्स को न्यूटन में, ये आर होता है रेडियस या थिकनेस बॉडी का, तो मीटर, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। यानी इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर सेकंड को ऊपर ले आओ, तो सेकंड नीचे माइनस है, पावर में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किस में मापेंगे? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में मापेंगे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में मापेंगे। इसी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 1 ओके डेकापॉइंट या 1 पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड। 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर को 1 डेकापॉइंट या 1 पास्कल सेकेंड या 1 क्वाजुले, क्वाजुले भी बोलते हैं। अब क्वाजुले को पीएल से लिखते हैं, यानी हम बोल सकते हैं 1 क्वाजुले बराबर, देखो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर को 1 डेकापॉइंट भी बोलते हैं, 1 पास्कल सेकेंड भी, 1 क्वाजुले भी बोलते हैं, है ना। क्वाजुले 1 क्वाजुली को पीएल से लिखते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाजुई, ये विदेशी में होता है, विदेशी लैंग्वेज में क्वाजुई,
और इंडियन में पाजोले। 1 PL बराबर 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चल अब इसी में क्वेश्चन क्या दे देगा, इसको सीजीएस में बदलिए। किस में बदलिए? सीजीएस में बदलिए। जल्दी से लिखो। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि भैया 1 न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर को बदलिए सीजीएस यूनिट में। सीजीएस में क्या हो जाएगा? न्यूटन। फोर्स का सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन। न्यूटन को डाइन में बदलिए, सेकेंड का सेकेंड, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए। ठीक है ना, यानी ये ऐसा यूनिट हो गया और ये सीजीएस हो गया। तो इसको इसमें बदल लेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? ठीक है, ध्यान से देखो। 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन लाए थे? 10 टू द पावर 5। यहां भी सेकेंड, यहां भी सेकेंड, कराने दो। डाइन सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। क्लियर? तो यहाँ पावर 5, यहाँ पावर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो पावर ऊपर 5 नीचे 4, सॉल्व होकर कितना बचेगा? 10 डाइन सेकेंड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस पूरे टर्म को बोलते हैं पॉइज। क्या बोलते हैं? पॉइज। यानी 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 10 पॉइज। 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 10 पॉइज। 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डेका पॉइज, पास्कल सेकेंड या पॉइजूली। तो हम बोल सकते हैं 1 पॉइजूली बराबर 10 पॉइज। बोल सकते हैं ना, 1 पॉइजूली या 1 डेका पॉइज या 1 पास्कल सेकेंड बराबर 10 पॉइज। ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट, और पॉइज हो जाएगा सीजीएस यूनिट। क्लियर? जल्दी नोट करो। हो गया? चले आगे। चलो, समझ में आ रहा है? अब बताओ, ऐसे तो हजारों, बहुत सारे, करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं दुनिया में। करोड़ों का मतलब असंख्य हो सकते हैं, गिनने की जरूरत नहीं है ना? आइए और सारा टर्म पे ध्यान देते हैं। क्लियर? चलिए, मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए ऐसा यूनिट, पढ़ोगे 12th में। मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से लिखते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स होता है F बराबर क्यू वी बी। ऐसे तो साइन थीटा भी लगा रहता है, लेकिन साइन थीटा का यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है, लो लगा दिए। पढ़ोगे 12th में, मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी चार्ज पार्टिकल को जब आप मोशन में रखते हो। चार्ज पार्टिकल जब मोशन में रहता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, और फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। मुझे तो चाहिए बी का ऐसा यूनिट, तो बी क्या हो जाएगा? F बाई क्यू वी। साइन थीटा चला गया तेरे बचने। फोर्स को मापते हैं न्यूटन में, चार्ज को कूलम में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। इसको लिख सकते हैं न्यूटन बाई कूलम पर सेकेंड मीटर। सेकेंड इनवर्स को यहां पे लिया है। न्यूटन कूलम पर सेकेंड कहलाता है एम्पियर। कैसे? करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बाई टाइम पढ़े होंगे 10th में। चार्ज को कूलम में, टाइम को सेकेंड में। कूलम पर सेकेंड, इसी को ना एम्पियर बोलते हैं। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, तो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर लिख दिए। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। न्यूटन एम्पियर पर मीटर को टेस्ला बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है ना, सबके बारे में जान सकते हैं और आप खुद निकाल भी सकते हैं, है ना। किसी का भी अगर आपको डायमेंशन और यूनिट निकालना है तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट पे। चलिए चलिए तो कुछ एससी वर्मा का क्वेश्चन लेते हैं ना। आज हम आपको लिंक में एससी वर्मा दे देंगे, तो आप एससी वर्मा का क्वेश्चन बना लीजिएगा। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पूरा बन जाएगा। ठीक है, एससी वर्मा लेके चलिए, काफी मजबूत हो जाइएगा। ऐसे हम अपना असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे, और जिनको सिर्फ एडवांस और जेईई में निकालना है वो डीसी पांडे भी बना सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखो।
जी का वैल्यू, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बदलना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदलना है मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड को मिनट में बदलना है। तो देखो क्या करेंगे, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। अब सेकेंड स्क्वायर नीचे है, सेकेंड को मिनट में बदलना है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60, तो 1 सेकेंड में कितना, 1/60 मिनट। मिनट से सेकेंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड से मिनट में आएंगे तो 60 से डिवाइड देंगे। ये सब तो मालूम होगा आप लोग को, बहुत कॉमन चीज है ये, क्लियर। तो हम लोग को जाना है सेकेंड से मिनट में, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब ये सॉल्व हो जाएगा ना, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 6 और 6 36, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, क्लियर। यहाँ पे भर दो ये वैल्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। जल्दी से लिखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, चलो जल्दी जल्दी लिखो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, पहला स्नेल का 0.02 माइल पर आवर, दूसरा दिया हुआ है लियोपार्ड का, एसी वर्मा का क्वेश्चन है, ओके। ये दिया हुआ है 70 माइल पर आवर। क्वेश्चन दे देगा ना, इसको ऐसा यूनिट में बदलिए, तो बताओ स्पीड या वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब दिया है माइल पर आवर में, दिया है माइल पर आवर में, तो इसको ऐसा यूनिट में कैसे बदलेंगे, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले इसको किलोमीटर में बदल देंगे, आप डायरेक्ट मीटर में नहीं बदलेंगे, पहले किलोमीटर में बदल देंगे। तो 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर, क्लियर। मालूम भी होगा आप लोग को, या नहीं मालूम है तो देख लीजिए। अब बताओ माइल पर आवर, अब बन गया किलोमीटर पर आवर। माइल, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर, तो जैसे ही माइल के बदले 1.6 किलोमीटर रखे, बदल गया। अब ये पूरा हो गया माइल पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 0.02 इंटू 1.6, किलोमीटर को मीटर में बदलना है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बाय आवर को, घंटे को सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, है ना। 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 3600, यानी 1 घंटा में इतना सेकंड हो जाएगा। इसी को ना सॉल्व करते हो तो 5/18 हो जाता है। और आप लोग बोलते हो, बचपन से याद करते होंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसी को काटते हैं तो 5/18 हो जाता है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10/36 मतलब 5/18। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.0089, यही आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में लगभग, क्लियर। गुना कर लो, ये आंसर आएगा, ओके। अब इसको बदलना है, तो 70 इंटू 1.6, ये पूरा टर्म क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 3600 सेकंड, क्लियर। या 5/18 भी लिख सकते हो। अब ये पूरा मीटर पर सेकंड हो गया, ये आएगा लगभग 31 मीटर पर सेकंड। गुना भाग करोगे तो 31 मीटर पर सेकंड आएगा, क्लियर। चलो अच्छे से देख लो, गुना भाग कर लो, मिला लो आंसर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो कुछ नहीं है इस सब में, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वैल्यू बैठाइए और आंसर पाइए, ठीक है ना। मान लो अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब का पावर है 100 वाट, और इसको बदलना है सीजीएस में। किसमें बदलना है, सीजीएस में बदलना है, यानी पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क को जूल में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, तो जूल पर सेकंड। पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क को जूल में, टाइम को सेकंड में, जूल पर सेकंड। ऐसे जूल पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वाट,
तो पावर का ऐसा यूनिट दिया हुआ है वाट। अब 100 वाट बोलो या 100 जूल पर सेकेंड बोलो, इसको सीजीएस में बदलना है। सीजीएस का मतलब क्या हो गया, जूल को अर्ग में बदलना है। 1 जूल में कितना अर्ग, 10⁻⁷, तो जूल अर्ग में बदल गया, तो अर्ग लिख लीजिए, सेकेंड तो ऐसे ही रहेगा, कितना हो जाएगा 10⁹ 7020 अर्ग पर सेकेंड, हो गया आंसर। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन दिया हुआ है, पढ़ाए थे ना सरफेस टेंशन डायमेंशन में। सरफेस टेंशन दिया हुआ है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। अब देखने ही से लग रहा है कि ये सरफेस टेंशन का सीजीएस है, जहां भी डाइन सेंटीमीटर दिखिएगा वो सीजीएस हो जाएगा। अब इसको एसआई यूनिट में बदलना है, किसमें बदलना है, एसआई यूनिट में बदलना है। ठीक है, तो 72 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, न्यूटन से डाइन में गए तो 10⁵, तो 1 डाइन में कितना न्यूटन, 10⁵ -5 न्यूटन। इधर से इधर गए तो पावर प्लस होगा, इधर से इधर आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, सिंपल। 1 न्यूटन में इतना डाइन, तो 1 डाइन में इतना न्यूटन, 72 × 10⁵ न्यूटन, डाइन न्यूटन में बदल गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है ना, तो बताओ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 मतलब 10 के पावर 2 ले लो, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻², तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻² मीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, बहुत ही कॉमन चीज है। तो 10⁻² मीटर। अब ध्यान से देखो 72, ये पावर नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 × 10⁻³ क्योंकि -2 पर जाके प्लस होगा, तो -5 + 2 -3 न्यूटन पर मीटर। अब आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, या 10⁻³ को बट्टे में ले आइए, तो 72/10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी आंसर आप इतना लाए, बुक में इतना दे दिया, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, वही चीज है, 10⁻³ को बट्टे में ले आइए, 10⁻³ मतलब 1000, 72/1000 को लिख सकते हैं ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो बनाने का तरीका सीख लीजिए, बदल दीजिएगा। कभी बोलेगा ऐसा यूनिट से सीजीएस में बदलिए, और कभी बोलेगा सीजीएस से ऐसा यूनिट में बदलिए। क्लियर, और सीजीएस बता ही दिए हैं। सीजीएस मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, फोर्स को डाइन में मापेंगे, एनर्जी या वर्क को अर्ग में मापेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया कन्वर्सन ऑफ यूनिट। क्लियर, अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशन कहां पे फेल हो जाता है, उसका डिफेक्ट क्या है। ठीक है, उसका डिफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लगाइए टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डिफेक्ट्स। लिमिटेशंस का दूसरा मतलब हो जाएगा डिफेक्ट्स, है ना, ड्रॉबैक्स, एजम्पशंस, जो बोलिए। ओके, पहला है डायमेंशन मेथड कैन नॉट बी एनालाइज्ड। Dimension method cannot be analyzed dimensionless constant। अब जो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसके बारे में ये नहीं बता पाया, है ना। जैसे बताए थे ना कि जैसे मान लो हम क्वेश्चन बताए थे प्रोपोर्शनलिटी, जैसे टाइम पीरियड लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब इसके बदले आ जाता था कि क्वेश्चन में बताए थे ना कि प्रोपोर्शनल के बदले ये कांस्टेंट आता था, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में डायमेंशन नहीं बता पाया, तो डायमेंशन यहाँ पे फेल हो गया, उसमें खराबी आ गया, डिफेक्ट आ गया, लिमिटेशन हो गया डायमेंशन का, है ना। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आप ये भी बोल सकते हो डायमेंशन मेथड कैन नॉट बी एनालाइज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
उसके डायमेंशन के बारे में नहीं बता पाया कि उसका डायमेंशन क्यों नहीं होता है। ओके, चलिए आगे। दूसरा है डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड कैन नॉट बी एनालाइज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स। अब किसी एक्सप्रेशन में साइन थीटा लगा हुआ है, कॉस थीटा लगा हुआ है, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, log x लगा हुआ है, तो ये सब टर्म का डायमेंशन क्यों नहीं होता है या क्यों नहीं निकाला जा सकता, इसके बारे में डायमेंशन मेथड कोई जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए डायमेंशन में लिमिटेशन आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डायमेंशन मेथड cannot be analyzed in expressions involving proportionality constant which has dimension। अब देखो यहां भी फेल हो गया। अब जैसे मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि दो बॉडी है, एक m1 मास का दूसरा m2 मास का, तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है मास के, दो बॉडी के बीच में मास जितना बढ़ेगा उतना फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, और फोर्स इसके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो मास बॉडी को जितना दूरी पर रखेंगे फोर्स उतना कम होगा, पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। अब देखो ये दोनों को कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे और इस प्रोपोर्शनल के बदले इस जी को लाते हैं, है ना, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो इस प्रोपोर्शनल के बदले एक कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब यहां पे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बदले जो कांस्टेंट आया उसका तो डायमेंशन है, कहीं कहीं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल के बदले कांस्टेंट आता है, उसका डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशनलेस है, और कहीं कहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन है। तो ये कैसे हो गया, यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे लिमिटेशन हो गया। ठीक है, तो इसको आप समझ गए। एक दो और है उसको देख लीजिए, जल्दी से लिखिए, इसको लिख लिए। चलिए, आप लोग को भी गर्मी लग रही है, कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। पढ़ने का आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि कितना भी गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, मान लो आप एसी में रहते हो और लाइन कट गया, बिजली कट गई, फिर भी आप लगातार पढ़ते रहे, मोमबत्ती में भी पढ़े, यही जुनून काम आता है ना। नेक्स्ट है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के मेथड से बी कैन नॉट establish the relation among more than 3 physical quantity। जैसे एग्जांपल में मान लो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर I बाई mgl होता है, ठीक है। तो इसको डायमेंशनली हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि डायमेंशन से ये फॉर्मूला सही है, लेकिन डायमेंशन मेथड से इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। बताया था ना कि डायमेंशन मेथड से हम किसी फार्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं, किसी फार्मूला को हम प्रूफ कर सकते हैं,
लेकिन अब इसको नहीं कर सकते, इसमें 4 फिजिकल क्वांटिटी है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल लेंथ है। यहाँ पे 3 से अधिक हो गया, डायमेंशनल ही सही है, डायमेंशन से प्रूव करेंगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये डायमेंशन मेथड से प्रूफ नहीं होगा। अगर हम चेक करते हैं तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी, टी का टी, 2 पाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, 3 बचने गया। और यही तो है डायमेंशन मेथड का लिमिटेशन डिफेक्ट कि 2 पाई का डायमेंशन क्यों नहीं होता है। रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बताए थे, ml स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर, मास का m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2, l लेंथ, सबका डायमेंशन लिख दिए। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2, l लेंथ। m से m गया, l से l गया, l और l स्क्वायर कट गया, इधर t उधर हो गया टी स्क्वायर, नीचे पावर माइनस, ऊपर जाके प्लस, रूट अंडर टी स्क्वायर मतलब टी, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो डायमेंशनली इक्वेशन से हम अगर चेक किए तो सही है ये, है ना, पढ़ा है ना, डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो डायमेंशन करेक्टनेस से ये सही है, चेक किए, लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं डायमेंशन के मेथड से। क्लियर? जब आप लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे तो वहां पे ये काम आएगा ये फार्मूला, वहां पे हम प्रूव करेंगे एनर्जी मेथड से, फोर्स मेथड से, टॉर्क मेथड से, पढ़ोगे आने वाले सिलेबस में। क्लियर? चलो ये एग्जांपल ब्रैकेट में नोट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायमेंशन मेथड cannot analyzed to derive the relations other than power function, एग्जाम्पल v बराबर u प्लस ए टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब है क्या, देखो डायमेंशन मेथड से ये फॉर्मूला को हम प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब डायमेंशन मेथड से यदि किसी इक्वेशन में, किसी फॉर्मूला में प्लस और माइनस आ जाए तो उसको डायमेंशन से प्रूफ नहीं कर सकते हो, यहीं पे गलत हो गया। यानी डायमेंशन मेथड सिर्फ वैलिड है जब फार्मूला मल्टीप्लाई में हो, जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, या जो भी फार्मूला मल्टीप्लाई के रूप में है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला मल्टीप्लाई में हो तभी वो वैलिड है। अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला प्लस और माइनस साइन के साथ आता है या y बराबर a साइन ओमेगा t के फॉर्म में आता है तो ये डायमेंशनली तो सही होगा, डायमेंशन से हम चेक करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सही होगा, लेकिन इसको डायमेंशन के मेथड से हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यहीं पे डायमेंशन का लिमिटेशन हो गया, खराबी आ गया, डिफेक्ट आ गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं डायमेंशन मेथड कैन नॉट एनालाइज टू डिराइव द रिलेशंस अदर देन पावर फंक्शन, है ना, यानी मल्टीप्लाई वाला टर्म में है, अब मल्टीप्लाई वाले टर्म में उसका पावर कुछ भी रहे, जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो वहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये भी चलेगा, मल्टीप्लाई में हो और पावर कुछ भी हो चलेगा, बस प्लस और माइनस होगा, तो ये प्रूफ नहीं हो जाएगा, प्रूफ डायमेंशन मेथड से प्रूफ नहीं होगा, दूसरे मेथड से प्रूफ होगा, कैलकुलस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ होगा, लेकिन डायमेंशन मेथड से प्रूफ नहीं होगा, और यहीं पे डायमेंशन गलत हो जाता है। क्लियर? डायमेंशनली सही होगा ये फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशन से प्रूफ नहीं हो सकता। समझ गए? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो गया। तो डायमेंशन यूनिट पूरा समाप्त हो गया, अच्छे से देख लेना। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो बोलना, मैं फिर से बना दूंगा, ऐसे तो कुछ छूटा नहीं है। और अगला टॉपिक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ उसमें जानेंगे। फिर अगला लेक्चर में जानेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। ऐसे तो हम बोले थे कि इसी लेक्चर में जानेंगे सिग्निफिकेंट, लेकिन लेक्चर को हम 2 भाग में बांट दिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से।